स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। कल की कक्षा में हम लोगों ने बात की थी वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं और उनके गुणों की। तो आज की कक्षा में बात करने वाले हैं बच्चों हम लोग वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों किसी भी आवेश के चारों ओर के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, और जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर पृष्ठ को रखेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं उस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, और किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली इन्हीं वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों ये एक आवेश है धन Q, तो इस आवेश के चारों ओर इसकी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी। ये धनावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो बच्चों जब हम इस धनावेश के वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं में कोई वैद्युत पृष्ठ रखते हैं, मतलब इस धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में जब कोई पृष्ठ रखते हैं तो बच्चों इस पृष्ठ से ये जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या गुजर रही, वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या गुजर रही है बच्चों, इन्हीं वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, यह इसकी ज्यामितीय परिभाषा है। किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या, उस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब बच्चों इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी गणना किस प्रकार की जाएगी? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों इसकी गणना किस तरीके की जाएगी, इसको हम लोगों को समझना है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ भीतर जब हम पृष्ठ रखते हैं तो उस पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या गुजरती है उन्हें वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इस वैद्युत फ्लक्स की गणना किस प्रकार करेंगे, तो इस चीज को समझना बच्चों। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र नियत है, तो नियत वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या कैसे कैलकुलेट की जाएंगी, इस बात को समझना है। तो नियत वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इसके लिए पहले आपको एक एजम्पशन लेना होगा। ये जो परिकल्पना इसमें एक मानी गई है वो समझना होगा कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैद्युत फ्लक्स मतलब वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या के आधार पर कैसे समझा जाता है, ये चीज देखनी होगी। तो बच्चों यहां पर हम लोग एक
एक समान वैद्युत क्षेत्र लेते हैं और उसके भीतर एक पृष्ठ रख देते हैं। तो बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। तो यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र की रेखा ये हो गई, एक वैद्युत क्षेत्र की रेखा ये हो गई। इस पृष्ठ में जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक वैद्युत क्षेत्र की रेखा ये हो गई। तो इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान एक समान है। तो कुछ इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने लिया हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया हुआ है। क्लियर बच्चों? एक समान वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो समांतर एवं समदूरस्थ होती है, इस बात को हमें ध्यान देना होगा। अब बच्चों, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये एक पृष्ठ रखा है, ये एक पृष्ठ रखा है। तो वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए हमें एक बात समझनी होगी कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। क्लियर बच्चों? और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी तल के अभिलंबवत बाहर की ओर है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वेक्टर ई, वो भी तल के अभिलंबवत बाहर की ओर है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की जो दिशाएं होती हैं वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होती है। तो बच्चों, अब वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है और इसमें जो पृष्ठ रखा है उसका क्षेत्रफल वेक्टर ए है और ये दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो एजम्पशन क्या है बच्चों, ये समझना है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इस प्रकार है जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो बच्चों, इस स्थिति में यहां पर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा इस 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा, मतलब फाई बराबर ई होगा। मतलब जब ये एजम्पशन आपको मान के चलना है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या जब क्षेत्रफल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो कामा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है, मतलब बच्चों, अगर हमें इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो हम इसके भीतर ऐसा पृष्ठ रखें कि जिसका क्षेत्रफल इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब उस पृष्ठ के अभिलंबवत जो दिशा है वो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो बच्चों, हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, लेकिन ये जो क्षेत्रफल है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए। क्लियर? कहने का कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की जो संख्या है फाई, जब क्षेत्रफल हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, मतलब थीटा 0 है वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच में, तब बच्चों जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। अब बच्चों, इसी का दूसरा केस देखते हैं। अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र में रखा पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ना हो, वैद्युत क्षेत्र में रखा पृष्ठ क्षेत्रफल यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ना हो, तो इस स्थिति में हम लोग वैद्युत फ्लक्स के मान की गणना कैसे करेंगे? तो समझते हैं दूसरा केस। मान लीजिए ऐसा है कि ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये पृष्ठ है और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है और
इस पृष्ठ में जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र तो एक समान है, नियत है, लेकिन वह वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई का जो क्षेत्रफल की दिशा में घटक आएगा, ई कॉस थीटा, वह क्षेत्रफल के समांतर होगा। देखिए जैसे यहां पर वेक्टर ई वेक्टर ए के समांतर है, एक ही दिशा में है दोनों, तो इस स्थिति में वेक्टर ई जो कि इस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल के सदिश से जब थीटा कोण बनाती है, तो ऐसी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई का घटक है ई कास थीटा, वो क्षेत्रफल की दिशा में है, मतलब वेक्टर ई और ई कास थीटा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, इस स्थिति में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो यहां पर कैपिटल ई था क्योंकि वेक्टर ए एक ही दिशा में, यहां पर वेक्टर ए की दिशा में घटक ई कॉस थीटा है, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से, इस पृष्ठ के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से इस वैद्युत क्षेत्र का जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो ई कॉस थीटा होगा। क्लियर बच्चों? तो यहां पर अगर इसके कुल क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग देखेंगे तो वो निकलेगा ई ए कॉस थीटा, मतलब फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। तो मेरे बच्चों यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स का मान निकल कर आया न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर आया, ई ए कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल की दिशा में हो अथवा ना हो, बस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है हमारा नियत हो, तो उस स्थिति में जो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच अदिश गुणनफल के बराबर होगा। अतः किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कॉमा पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोष्ठक में वेक्टर ई तथा पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर ए, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर की ओर होता है बच्चों, तो पृष्ठ का तथा पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर ए के बीच अदिश गुणनफल कोष्ठक में वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए के बराबर होता है। तो बच्चों कोई भी वैद्युत फ्लक्स जब हमें ज्ञात करना है नियत वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, तो उस स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच अदिश गुणनफल ले लेते हैं। अब बच्चों यहीं पर आगे अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र हमारा नियत न हो, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र हो, कैसा वैद्युत क्षेत्र हो? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, तो उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, ये चीज हम लोगों को समझना है। तो बच्चों परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के भीतर, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के भीतर पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a surface in a variable electric field, तो बच्चों जब हमारा वैद्युत क्षेत्र नियत नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, इस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों
मान लेते हैं कि ये कोई एक पृष्ठ है, कुछ इस तरीके ये कोई एक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वो नियत नहीं है। देखिए वैद्युत क्षेत्र का मान नियत नहीं है, तो ऐसे स्थिति में बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी बिंदु पर अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे। मान लीजिए बिंदु P के चारों ओर हमने अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA ले लिया, और फिर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E का मान लेंगे, और मान लीजिए दोनों के बीच में कोण है थीटा। तो हम उस पृष्ठ के किसी बिंदु पर अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो पृष्ठ में किसी बिंदु P पर अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों मान लीजिए उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है, तो उस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स जो अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है वेक्टर dA, तो उस पूरे अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत होगा, और उस बिंदु पर जो अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स हमारा होगा वो क्या होगा, इसको समझते हैं। तो d phi इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA होने वाला है। क्लियर। अब बच्चों इसी प्रकार अब हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए हम उसका पृष्ठीय समाकलन कर देंगे जो अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आया है। क्लियर। तो इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो बच्चों वो बनेगा हमारा समाकलन, पृष्ठीय समाकलन d phi इक्वल्स टू पृष्ठीय समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से ये ध्यान रखने वाली बात होगी, तो जब वैद्युत क्षेत्र नियत होगा तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच अदिश गुणनफल करके ज्ञात कर सकते हैं वैद्युत फ्लक्स का मान, और जब वैद्युत क्षेत्र हमारा परिवर्ती होगा तो वैद्युत फ्लक्स के मान को ज्ञात करने के लिए हम समाकलन का उपयोग करते हैं। क्लियर बच्चों। हाँ तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है हमारा घन कोण, सॉलिड एंगल। ये क्या होता है? अभी तक तो बच्चों हम लोगों ने केवल कोण लिखा था, अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है, घन कोण क्या होता है? सॉलिड एंगल तो बच्चों अगर कोण के बारे में हम लोग सोचते हैं तो उसमें कोण में एक द्विविमीय वृत्त के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? कोण में एक द्विविमीय वृत्त होता है एंगल के केस में, और उसमें हम चाप बटे त्रिज्या जो है कोण के मान को बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वृत्त है और उस वृत्त का केंद्र है O। अब देखो बच्चों वृत्त में जैसे हम कोई चाप लेते हैं यहां AB, तो इस AB चाप के द्वारा इसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण है थीटा, वो क्या होगा बच्चों? वो होगा इस चाप का मान AB और त्रिज्या के बीच अनुपात। क्लियर बच्चों? तो कोण बराबर होता है हमारा चाप बटे त्रिज्या, और ये वृत्त के केस में है। किसके केस में? वृत्त के केस में चाप बटे त्रिज्या। वृत्त हमारा द्विविमीय होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल वाला, इसका आयतन नहीं होता। क्लियर बच्चों? लेकिन जब हम बात करते हैं घन कोण की तो हम किसी गोले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गोले की। तो मान लीजिए, तो बच्चों गोले का केंद्र है O, और इस केंद्र O में यहां पर गोले पर हम कोई एक पृष्ठ क्षेत्रफल मानते हैं, और इस पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा जो इसके केंद्र O पर आंतरिक कोण है बच्चों, वो हमारा घन कोण कहलाएगा। मान लीजिए हम इस बिंदु P पर
इसके चारों ओर जो है एक अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर DA मान रहे हैं। क्लियर? तो बच्चों एक बात ये समझिए कि गोले के केस में गोले के पृष्ठ पर जब हम अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल मानेंगे तो जो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा होगी वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो यहां पर ये पृष्ठ के अभिलंबवत इस पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बना रहा है क्षेत्रफल का दिशा। ठीक है, और बच्चों अगर हम यहां पर त्रिज्या देखते हैं तो वो वेक्टर R है, मतलब जो त्रिज्य सदिश हमारा वेक्टर R वो वेक्टर DA की दिशा में। ठीक है, ऐसी स्थिति में बच्चों ये जो हमारा घन कोण आंतरित हो रहा है केंद्र O पर, वो क्या बनने वाला होगा? वो होगा बच्चों हमारा, वो d ओमेगा से डिनोट किया जाएगा और इस अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर DA के परिमाण DA और इस त्रिज्य सदिश वेक्टर R के परिमाण R के वर्ग के बीच अनुपात होगा। तो किसी गोले के पृष्ठ पर अतिसूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर DA द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित घन कोण, केंद्र पर आंतरित घन कोण बच्चों पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर DA पृष्ठ के क्षेत्रफल DA तथा त्रिज्या के वर्ग, त्रिज्या स्मॉल r के वर्ग R स्क्वायर के बीच अनुपात के बराबर होता है, के बीच अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो बच्चों जैसे गोले के केस में हमें घन कोण देखना है, तो इस गोले के पृष्ठ पर जो हम अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल ले रहे हैं वेक्टर DA, तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल के मान और गोले की त्रिज्या के वर्ग के बीच जो अनुपात होगा वो घन कोण के बराबर होगा। तो बच्चों घन कोण जो बना हमारा, घन कोण d ओमेगा जो बना हमारा, वो बना अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल DA और त्रिज्या के वर्ग के बीच अनुपात। बच्चों ऊपर क्षेत्रफल का मात्रक भी मीटर स्क्वायर और त्रिज्या का वर्ग भी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो घन कोण का जो हमारा मात्रक आने वाला है वो SI पद्धति में नहीं होगा, विमाहीन मात्रकहीन राशि होगी, लेकिन घन कोण का एक पूरक मात्रक, जैसे कोण का हम लोग पूरक मात्रक लेते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप मीटर में त्रिज्या मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये मात्रकहीन विमाहीन राशि है, लेकिन इसका हम पूरक मात्रक लेते हैं रेडियन। इसी तरह बच्चों घन कोण के केस में मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन इसका ये मात्रकहीन है, विमाहीन है, लेकिन इसका एक पूरक मात्रक हम लोग लेते हैं स्टेरेडियन। क्लियर बच्चों? तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारा घन कोण है उसका मात्रक हो गया स्टेरेडियन। तो घन कोण क्या है? घन कोण किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र O पर आंतरिक जो घन कोण होगा वो पृष्ठ क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के बीच अनुपात के बराबर होगा। अब बच्चों ये चीज हमें देखनी है कि जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ हमको दिया गया है और उस पृष्ठ के द्वारा हमको किसी बिंदु पर आंतरिक घन कोण देखना है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको हम लोग यूज भी करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास पृष्ठ हमको दिया गया है और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हमें पता है और उसके द्वारा किसी बिंदु पर आंतरिक घन कोण हमें ज्ञात करना है। मतलब जैसे कोई पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ये यहाँ पर दे दिया गया, ये कोई एक पृष्ठ क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल की दिशा तल के अभिलंबवत बाहर की ओर है वेक्टर DA, और बच्चों ये बिंदु P के चारों ओर पृष्ठ क्षेत्रफल है, अतिसूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल मान लेते हैं हम लोग इसको वेक्टर DA। तो अब हमें इसके द्वारा एक बिंदु है यहाँ, बिंदु
तो इसके द्वारा हमें यहां पर आंतरिक घनकोण देखना है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बिंदु O से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा लेंगे, बिंदु O से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा लेंगे। और इस केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि बिंदु O से P को मिलाने वाली, जिस बिंदु पर हमको घनकोण आंतरित हुआ है, आंतरिक घनकोण देखना है, मतलब जिस बिंदु पर हमको डी ओमेगा का मान ज्ञात करना है, हम उस बिंदु से उस बिंदु को मिलाएंगे जिसके चारों ओर हमने अतिसूच क्षेत्रफल वेक्टर डीए लिया हुआ। क्लियर बच्चों? तो यहां पे हम ये देखते हैं कि ये जो वेक्टर आर हमारा बन रहा है बिंदु ओ से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा, ये वेक्टर डीए से एक कोण बना रही थीटा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों इस क्षेत्रफल के दो घटक बनेंगे, एक बनेगा वेक्टर डीए का घटक डीए कॉस थीटा और एक बनेगा इसका घटक डीए साइन थीटा जो इसके अविलंबवत होगा। क्लियर बच्चों? डीए साइन थीटा। तो बच्चों यहां हम लोग ये देखते हैं कि जो डीए साइन थीटा वाला है ये घटक कुछ हमारा इस तरीके से आएगा और जो डीए कास थीटा वाला घटक है वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो डीए कास थीटा वाला घटक है बच्चों, ये वेक्टर आर के अनुदिश है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देख सकते हैं कि वेक्टर डीए का घटक डीए कॉस थीटा केंद्र ओ पर जो घनकोण आंतरित कर रहा है वो घनकोण ज्यादा मायने रख रहा है और उसी घनकोण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों ये वेक्टर डीए का घटक डीए कॉस थीटा जो केंद्र ओ पर घनकोण आंतरित कर रहा है वो बिंदु ओ पर आंतरित घनकोण होगा। बाकी जो डीए साइन थीटा है वो बिंदु, ये जो डीए साइन थीटा का घटक हमने दिखाया है ये बिंदु ओ पर कोई भी घनकोण आंतरित नहीं करेगा। तो बच्चों यदि बिंदु O से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा कामा बिंदु P पर लिए गए पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर डीए से थीटा कोण बनाती है, तो बिंदु O पर वेक्टर डीए के घटक डीए कॉस थीटा द्वारा घनकोण आंतरित होगा। क्लियर बच्चों? तो बिंदु P पर, तो बिंदु O पर बिंदु P के चारों ओर लिए गए अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर डीए द्वारा आंतरित घनकोण निम्न प्रकार होगा। तो क्या बनेगा वो बच्चों? वो हमारा होगा डी ओमेगा इज टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे गोले के केस में सर जी ने कहा था कि डी ए अपॉन आर स्क्वायर, तो गोले के केस में वेक्टर आर और वेक्टर डी ए एक ही दिशा में थे। लेकिन बच्चों इस केस में जो हमारा बिंदु ओ से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल से थीटा कोण बना रही है और वहां पर गोले के केस में बिंदु ओ से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा बिंदु पी पर गोले के पृष्ठ में लिए गए क्षेत्रफल की दिशा में थी। तो ऐसी स्थिति में दोनों एक ही दिशा में थी, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो आपका सूत्र डीए बाई आर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन इस केस में आपका वेक्टर डी और वेक्टर आर के बीच एक कोण बन रहा है थीटा, तो इस केस में आपका जो घनकोण बनेगा वो डीए कॉस थीटा आर स्क्वायर होगा। क्लियर बच्चों? तो बच्चों जुड़े रहें आप आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से, इसमें मिलती है आपको रेगुलर क्लास और हम लोग कंप्लीट करेंगे कक्षा 12 का पूरा सिलेबस। ध्यान देने वाली बात यह होगी बच्चों कि कल की जो क्लास है हमारी उसमें हम लोग वैद्युत फ्लक्स, जो कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, अर्थात इसको ज्ञात करने के लिए जो नियम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग गॉस की प्रमेय कहते हैं।
तो गॉस की प्रमेय के बारे में कल अध्ययन करेंगे हम लोग। और बच्चों गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग भी 1 2 3 जो भी हो सकते हैं वो कल लेंगे। तो आज की क्लास से जुड़ने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें।